तो गुड इवनिंग बच्चों, आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ फिर से। और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल द नॉलेज प्लाजा। सो दोस्तों, मैंने तो लास्ट अभी 3 लेक्चर आपके ले चुके हैं जिसमें मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाया। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में कि क्रोमोसोम क्या होता है, किसने डिस्कवर किया। सो अगर आप इस चैनल पे पहले टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना कि जिससे कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो तुरंत नोटिफिकेशन मिले, मतलब कोई दिन का आपका लैप्स ना हो उस गैप। ओके, सो बात करते हैं क्रोमोसोम की बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्रोमोसोम क्या होता है आप जैसे जानते हैं, इसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। तो एक काम करिएगा, मैंने तो पहले ही आपको बोला था कि मेरे क्लास में जब भी बैठना है तो कॉपी पेन लेके बैठना है। ओके, और मे भी हो सकता है तो जो वीडियो जो हम लोग जैसे ये जो पेज पढ़ा रहे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा अपने से, क्योंकि रिवाइज बार बार एक चीज़ को पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं रटिए, हर चीज़ को समझिए, समझ के रटेंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया होगा। वैसे मगअप वाली टाइप नहीं चलेगा कि रटते जा मतलब चीनी पानी पी के घोल वोल पी के सब रटते जा रहे हैं, वो नहीं करना हमें समझना है, समझ के रटना है। ओके, सो क्रोमोसोम जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। तो कॉपी में लिख लीजिएगा, इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी ईयर 1855 में। ईयर बहुत रेयरली पूछा जाता है तो तब भी याद रखना है आपको 1855 में। तथा इसका क्रोमोसोम नाम मतलब इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, इसका क्रोमोसोम नाम किसने दिया? वॉल्डेर ने दिया। ये 2 क्वेश्चन यूपी कैटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। खोज स्ट्रासबर्गर ने और क्रोमोसोम नेम वॉल्डेर ने दिया था। इसका निर्माण क्रोमेटिन नेटवर्क से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क से इसका निर्माण होता है। सर्वाधिक गुण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करिएगा। सर्वाधिक गुणसूत्र की संख्या किसमें संख्या प्रोटोजोम में पाई जाती है। याद रखिएगा, इसको लिखिएगा, सर्वाधिक गुणसूत्र की संख्या मतलब एक्सेस क्रोमोसोम नंबर किसमें होता है? प्रोटोजोआ में पाया जाता है। और सबसे कम गुणसूत्र वाले किस? एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या होता है? एक फाइलेरियर वॉर्म है ये। सबसे कम गुणसूत्र किस में पाया जाता है? एस्कैरिस में पाया जाता है। अब देखो, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम जिस लेयर से ढका होता है उसे हम पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम जिस लेयर से ढका होता है उसे हम पेलिकल कहते हैं। अच्छा, गुणसूत्र के अंतिम भाग को टीलोमर्स कहते हैं। याद रखिए, गुणसूत्र का जो अंतिम भाग होता है मतलब क्रोमोसोम का जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट मतलब भाग और सेगमेंट होता है, उसे हम टेलोमर्स कहते हैं। गुणसूत्र का अंतिम भाग टेलोमर्स कहलाता है। गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ, याद रखिएगा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्राइसिस कहते हैं, मैट्रिक्स नहीं, मैट्राइसिस। तो याद रखिए, गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को मैट्राइसिस कहते हैं। अब देखो, गुणसूत्र के मैट्राइसिस में एक फीते की आकार संरचना पाए जाते हैं जिसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा। मतलब क्रोमोसोम के मैट्रिक्स जो होता है उसमें एक फीते लाइक आकार स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा में कण जैसी संरचना पाई जाती है। क्रोमोनिमेटा में कण जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्रोमोमियर कहते हैं। क्रोमोनिमेटा में कण जैसी मतलब कण जैसी एक संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियर कहते हैं। वह स्थान जहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। वह स्थान मतलब दैट प्लेस, वह स्थान जहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स मतलब 2 क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र जिसकी सहायता से प्रचलन करते हैं उसे काइनेटोकोर कहते हैं। याद रखें, गुणसूत्र जिस सहायता से प्रचलन करता है उसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 3 पॉइंट मैंने बोला, क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर, क्रोमोनिमेटेड और काइनेटोकोर्स, ये सब आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, बहुत जगह होता है ना, वह गुणसूत्र जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बढ़ता है जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं, पाया जाता है, उसे हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत बार यूपी कैटेट में क्वेश्चन पूछा गया, तो लिख देगा
गुणसूत्र जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो याद है सेट क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। गुणसूत्र की एक थैली जैसे संरचना को क्रोमेटिड्स कहते हैं, याद रखें। गुणसूत्र जो होता है क्रोमोसोम की एक थैली जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। गुणसूत्र की एक थैली जैसी संरचना को हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। अब देखिए क्रोमेटिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंतिम भाग को सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंतिम भाग को सैटेलाइट कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंतिम भाग को सैटेलाइट कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र न्यूक्लियस में केंद्रक में पाया जाता है, याद रखिएगा। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में गुणसूत्र पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। यूकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र न्यूक्लियस में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब क्लासिफिकेशन, क्रोमोसोम का भी क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर के बेसिस पे इन्हें डिवाइड किएगा। तो एसेंट्रिक यही से समझ में आ रहा है कि इसमें सेंट्रोमियर अब्सेंट होता है, याद रखिए। मोनोसेंट्रिक, मोनो मतलब वन, सेंट्रिक मतलब क्रोमोसोम, मतलब एक सेंटर वाला क्रोमोसोम जिसमें एक सेंट्रोमियर पाया जाता है उसे मोनोसेंट्रिक कहते हैं। अब डाई लग गया मतलब 2 सेंट्रोमियर वाला, ट्राई लग गया 3, टेट्रा लग गया 4 और पॉली लग गया मतलब बहुत सारे। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल। अब सेल के बेसिस पे क्रोमोसोम को डिवाइड किया गया, तो जिसमें आते हैं ऑटोसोम कहते हैं, जिसे सोमेटिक क्रोमोसोम कहते हैं, याद रखिएगा। ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं और सोमेटिक क्रोमोसोम कहते हैं, जो 44 होता है और 22 के पेयर्स में प्रेजेंट होता है। और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम, जिसको हम एलोसोम भी कहते हैं या हेट्रोसोम भी कहते हैं। ये दो होते हैं, एक के पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे असमानजात गुणसूत्र भी कहते हैं। मेल में क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम, एक एक्स होता है एक वाई होता है। फीमेल में सेम होते हैं, एक्स होता है। तो समाजत गुणसूत्र मेल और फीमेल 44 होता है, अभी बोला 22 के पेयर्स में प्रेजेंट होता है। 44 क्रोमोसोम होते हैं, 22 के पेयर्स में प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर के पोजीशन पे भी इसे डिवाइड किया गया, जिसमें मेटासेंट्रिक है वह गुणसूत्र जिसमें बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है, मतलब जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में पाया जाता है, मतलब दोनों क्रोमोसोम को हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड्स करता है, उसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। और इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है क्रोमोसोम का वो वी शेप बनता है। सब मेटासेंट्रिक बनता है वह गुणसूत्र जिसमें बीच में थोड़ा किनारे की ओर सेंट्रोमियर पाया जाता है, मतलब सब मेटासेंट्रिक होता है, मतलब सेंटर से थोड़ा हट के जहाँ क्रोमोसोम अगर सेंट्रोमियर पाया जाता है सेंट्रोमियर, तो उसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है वो किससे, एल शेप का होता है आपका। एक्रोसेंट्रिक वह गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर एकदम किनारे पे होता है, तो मतलब इसे छोर पे भी कर सकते हैं कि उसके एक छोर के पास होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम में स्ट्रेट होता है, सीधा एकदम होता है, इसमें जो क्रोमोसोम होता है एकदम स्ट्रेट होता है। टीलोसेंट्रिक इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर एकदम किनारे पे होता है, मतलब उसमें इसमें एकदम टीलोसेंट्रिक में एकदम किनारे पे होता है, मतलब टीलोसेंट्रिक मतलब एकदम किनारे पे, टर्मिनल एंड पे ही पाया जाता है, जो जे शेप का स्ट्रक्चर बनाता है ये। अब स्पेशल टाइप के कुछ क्रोमोसोम होते हैं, जैसे लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहते हैं, पॉलीटीन या जाइंट क्रोमोसोम भी कहते हैं। याद रखिए स्पेशल टाइप्स के क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं और जिसे जाइंट क्रोमोसोम भी कहते हैं। लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्या होता है, यह वर्टिब्रेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड। अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड होता है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज की डेवलपमेंट होती है उसमें वो नोटोकॉर्ड में चेंज हो जाता है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड्स पाया जाता है तथा इनवर्टिब्रेट्स दोनों में लैम्ब्रस क्रोमोसोम पाया जाता है। मतलब एक वर्टिब्रेट जिसमें नोटोकॉर्ड्स पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट जिसमें नोटोकॉर्ड्स नहीं पाया जाता है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम दोनों में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में भी और इनवर्टिब्रेट्स में भी। ये एक विशेष प्रकार का गुणसूत्र होता है, मतलब इसका कोई स्पेशल फंक्शन होगा। इसमें एक गुणसूत्र में याद रखिएगा लैम्ब्रस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में 8 से 9 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसमें एक गुणसूत्र में
8 से 9 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, इसे लिख लीजिएगा कॉपी। इसमें एक थैले जैसे संरचना पाई जाती है जिसे लूप कहते हैं। इसका लैम्ब्रश इसी तरह नाम लगा क्योंकि इसमें एक थैले जैसी संरचना बनती है जिसे लूप स्ट्रक्चर बनाता है ये। और इसमें पाया किसमें जाता है, अब जैसे मैंने बोला वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, तो ये मछली में पाया जाता है, चिड़िया में पाया जाता है, सैलमेंडर्स में पाया जाता है। और दूसरा होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम जिसे जायंट क्रोमोसोम। इसकी खोज पाल्वियन ने ड्रोसोफिला में लार ग्रंथि में की थी, याद रखिएगा। इसकी खोज बाल्वियानी ने ड्रोसोफिला के लार ग्रंथि में की थी। किसमें की थी? बाल्वियानी ने इसको ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसमें की थी। ड्रोसोफिला एक कीट है, एक इंसेक्ट है, सब जानते हैं। पॉलिटिन गुणसूत्र के फूले हुए भाग को, अब जैसे पॉलिटिन जो गुणसूत्र जो प्लॉटिंग को मौजूद होता है उसमें एक फूला मतलब एक पफिक लाइक मतलब फूले हुए पफ लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, भाग को हम पफ अथा बाल्वियन कहते हैं, बाल्वियानी कहते हैं। याद रखिएगा पॉलिटिन क्रोमोसोम में एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पफ अथवा बाल्वियानी कहते हैं। बाल्वियानी का रिंग डीएनए संश्लेषण करती है। बाल्वियानी रिंग जो बाल्वियानी रिंग जो होती है, बाल्वियानी रिंग वो डीएनए संश्लेषण करती है। याद रखिएगा बाल्वियानी रिंग डीएनए संश्लेषण करती है किसमें? पॉलिटिन क्रोमोसोम में। यह एक विशेष प्रकार का गुणसूत्र है, मतलब जानते हैं अभी हम स्पेशल टाइप का गुणसूत्र है। ये किसमें पाया जाता है? मक्खी में, मच्छर में और ड्रोसोफिला में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल, अब जानते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है। जानते हैं डीएनए ये सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ, ये सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। आरएनए ऑब्लिक डीएनए वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। वायरस में आइदर या डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा, कभी दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा। अब डीएनए क्या है? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर्स को डीएनए कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स भी डिफाइंड हुए जिसमें होता है न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट ग्रुप। अब जैसे न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बना है? एक न्यूक्लियोसाइड होता है और उसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप डाल दें तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अब नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? डाईऑक्सीराइबोस सुगर्स क्या होते हैं? या पेंटोस सुगर होते हैं। डाईऑक्सीराइबोस क्या होते हैं? पेंटोस सुगर होते हैं। ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसमें क्या? ऑक्सीजन का अभाव होता है। डीऑक्सीराइबोसोम शुगर में ऑक्सीजन का अभाव होता है। प्यूरिन क्या होते हैं? याद रखिएगा प्यूरिन पूछ देता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन? तो एडिनिन ग्वानिन होते हैं, प्यूरिन होते हैं। पिरिमिडिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। याद रखिए यूरासिल जो होता है वो डीएनए में नहीं होता है, यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है, क्योंकि जो यूरासिल होता है ना वो थायमिन से रिप्लेस कर दिया जाता है। डीएनए में यूरासिल थायमिन से रिप्लेस होकर तो डीएनए में थायमिन होता है और यूरासिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लिन नाम खोज फ्रेडरिक निशनर ने दिया था। फ्रेडरिक निशनर ने न्यूक्लिन नाम दिया था। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिन नाम जो दिया था फ्रेडरिक निशनर ने दिया था। न्यूक्लिक एसिड नाम अल्टमैन ने दिया था। याद है कि न्यूक्लिक एसिड नाम अल्टमैन ने दिया था। न्यूक्लिन किसने दिया था? फ्रेडरिक निशनर ने दिया था। और न्यूक्लिक एसिड किसने दिया? अल्टमैन ने दिया था। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमने बताया डीएनए और आरएनए। कभी कहता है डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो डीएनए का फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में क्या होता है ना, जब आप दोनों राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का न्यूक्लिक एसिड का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, उसमें क्या होता है ना, एक जो ऑक्सीजन एक हट जाता है 5वें नंबर कार्बन से। 5वें नंबर जो स्ट्रक्चर होता है, जो 5वें नंबर कार्बन, वहाँ से एक ऑक्सीजन हट जाता है जिससे वो डीऑक्सी बन जाता है। और याद रखिएगा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इज मोर स्टेबल देन द राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, पर जो आरएनए होता है ना वो बहुत अच्छा जेनेटिक मटेरियल स्टोर करने का काम करता है एज कम्पेयर टू डीएनए। पर डीऑक्सीराइबोस होने के कारण डीएनए मोर स्टेबल हो जाता है आरएनए से। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन होता है, इसमें याद रखिएगा प्यूरिन में 2 रिंग पाए जाते हैं और इसमें 2 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, जिसे एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। याद रखिए एडेनिन हमेशा पिरिमिडिन के थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। याद रखिएगा एडेनिन हमेशा पिरिमिडिन के थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और पिरिमिडिन क्या होता है? इसमें सिंगल रिंग पाया जाता है और ये 3 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। इसमें सिंगल रिंग होता है, 3 नाइट्रोजन बेस पाया जाता है तथा डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन पाया जाता है।
डीएनए में साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है तथा यूरैसिल का अभाव होता है, यूरैसिल का अभाव होता है। हमेशा साइटोसिन हमेशा प्यूरिन के ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। याद रखिएगा, पूछ देता कभी सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दे देगा, तो सी ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ा होगा तो करेक्ट होगा, ए डबल बॉन्ड टी से जुड़ा होगा तो करेक्ट होगा। समझे? तो ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इसको। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए बाय वॉटसन एंड क्रिक। याद देखिएगा, डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया। इसमें वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था इसे, डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने 1950 में दिया था। इन्हें नोबेल प्राइज़ 1958 में नोबेल प्राइज़ मिला, वरना मैंने स्ट्रक्चर 1953 में था। फिर उसके बाद डिटेल स्टडी किया, बहुत साइंटिस्ट ने इसको करेक्ट किया होगा, तो 1958 में इनको उसके बारे में नोबेल प्राइज़ मिला। डीएनए की एक फोल्डिंग से दूसरी फोल्डिंग के बीच की दूरी, याद रखिएगा, डीएनए की जो फोल्डिंग होती है, मतलब जो टर्न होता है, एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच में जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है तथा इसमें 10 नाइट्रोजन बेस पाया जाए। मतलब उस एक फोल्डिंग से दूसरे फोल्डिंग के बीच में जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है और उसके बीच में 10 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोस शुगर को डीएनए के रीढ़ की हड्डी कहते हैं। याद रखिएगा, फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस शुगर को डीएनए की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मतलब बैकबोन ऑफ द डीएनए इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द डीएनए इज फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीएनए के हेलिक्स में बाहर की ओर फॉस्फेट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है कि डीएनए के हेलिक्स के आउटर साइड में क्या होता है, तो फॉस्फेट होता है तथा शुगर पाया जाता है, और अंदर में नाइट्रोजन, मतलब आउटर साइड में फॉस्फेट और शुगर पाया जाता है, अंदर में नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। डीएनए के एक हेलिक्स का डायमीटर, याद रखिएगा, डीएनए के एक हेलिक्स का डायमीटर 2 नैनोमीटर के बराबर होता है। डीएनए के एक हेलिक्स का मतलब 1 टन हेलिक्स का जो डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर के। क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब शेप पे भी डिफाइन किया, ये 3 प्रकार के होते हैं। ए, यह राइट डायरेक्शन में फोल्डिंग करता है, याद देखिएगा, बी बनता है, याद रखिए, यह राइट डायरेक्शन में फोल्डिंग करने के पश्चात बी बनता है। यह राइट डायरेक्शन में फोल्डिंग करने के पश्चात बनता है। ए बी, ये राइट डायरेक्शन, याद है, जो ए बी है वो राइट डायरेक्शन फोल्डिंग करने से के पश्चात बनता है। ये राइट मतलब राइट डायरेक्शन में इनमें टर्न्स होते हैं, राइट डायरेक्शन में ये ओरिएंट करते हैं। बी डीएनए 90% जीवों में, याद रखिए, बी डीएनए 90% जीवों में बी डीएनए पाया जाता है। जेड डीएनए बहुत रियरली, जेड डीएनए लेफ्ट टर्न, याद रखिएगा, ए और बी राइट डायरेक्शन टर्न्स होते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में फोल्डिंग करने के पश्चात बनता है। मतलब जेड डीएनए लेफ्ट हेलिक्स टर्न्स करता है, इसका लेफ्ट डायरेक्शन में। लोकेशन ऑफ डीएनए यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। संरचना के आधार पर डीएनए के प्रकार। संरचना के लीनियर डीएनए ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी ये इसके दोनों छोर बंद होते हैं, याद रखिएगा। सर्कुलर डीएनए में दोनों, मतलब सर्कुलर डीएनए एक लूप टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, तो दोनों छोर बंद होते हैं उनके। अब डीएनए का फंक्शन क्या होता है? माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को संतानों तक पहुंचाना। मतलब माता पिता जो पैरेंटल कैरेक्टर्स है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का काम डीएनए करता है। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? ये वायरसेस का आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसकी यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है, याद देखिएगा, इसकी यूनिट किसकी, आरएनए की यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड होता है, यूनिट होती है। अब न्यूक्लियोसाइड होता है, अब याद देखिएगा, उसमें न्यूक्लियोसाइड होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, राइबोस शुगर होता है, यहाँ पेंटोस शुगर है, राइबोस शुगर होता है, ये पेंटोस शुगर है। इसमें भी पिरिमिडिन होता है, ए जी, और पिरिमिडिन सी टी यू, यहाँ आर। और याद रखिएगा, वो डीएनए में यूरैसिल एब्सेंट था, आरएनए में थायमिन एब्सेंट होगा। टाइप ऑफ आरएनए, अब आरएनए भी 3 टाइप के हो। टी आरएनए, यह सबसे छोटा आरएनए है, याद रखिएगा, सबसे छोटा आरएनए टी आरएनए। ये जल में मतलब वाटर सॉल्युबल होता है। टी आरएनए वाटर सॉल्युबल, इसे हम एस आरएनए भी कहते हैं। आर आरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। आर आरएनए
प्रोटीन जिसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण क्योंकि राइबोसोम है, राइबोसोमल संश्लेषण करता है। एमआरएनए ये संदेश वाहक का काम करता है, एमआरएनए मैसेंजर का काम करता है, मैसेंजर आरएनए हो गया। टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ये एस फेज में होता है डुप्लीकेशन। अब देखिए ये एस फेज में होता है, आरएनए से डीएनए बना डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का डीएनए में बनना तो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, डीएनए का आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, याद रखिएगा, डीएनए का आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए का प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। डीएनए आरएनए प्रोटीन का बनना सेंट्रल डोग्मा, याद देखिए डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने का स्ट्रक्चर को हम सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं इसे। अब जानते हैं पाई आरएनए का अणुभार सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे पाई आरएनए का जो अणुभार होता है एटॉमिक वेट, अणुभार एटॉमिक वेट सबसे अधिक होता है। याद है पाई आरएनए का आरएनए का जो अणुभार होता है सबसे अधिक होता है, आरएनए का अणुभार सबसे अधिक होता है, आरएनए का जो अणुभार होता है वो सबसे अधिक होता है। सो आज के क्लास में इतना ही था, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जो आपको यूपी कैटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, जितना हम लोग ये पढ़ लिए ना क्रोमोजोम और जो सेल ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ लिया, इसके बारे में एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे कि जिससे आपको दिखते हैं आपके कितना ग्रैप से कितना आप गेट कर सकते हैं उससे। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं बच्चे, बाय बाय।